हाँ जी, सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। सो हुण तक जो कुछ असीं पढ़िया है, असीं संखेप दे विच उस दी छोटी जी दोहराई करांगे। तुसीं इस पाठ तो पहले जिहड़ा पाठ असीं अज शुरू कर जा रहे हैं, अध्याय 9वां, उस तो पहले पढ़िया है गति बारे। और उस गति दे विच तुसीं विराम अवस्था, गति अवस्था, इन्हां बारे विस्तारपूर्वक पढ़ चुके हो कि जदों कोई वस्तु अपने आले दुआले दे हिसाब दे नाल अपनी स्थिति नूं बदलदी है तां असीं उस नूं गति दे विच कहंदे हां, और जदों कोई वस्तु अपने आले दुआले दे नाल अपनी अवस्था नूं नहीं बदलदी असीं उस नूं विराम विच कहंदे हां। तां उस तो बाद तुसीं थोड़ा बहुत पिछलियां जमातां दे विच बल दे संबंध दे विच भी जरूर पढ़िया होना है, मैनूं आस है, क्योंकि सानूं पता है कि बल की है, कि बल की है किसी वस्तु नूं धक्का देना या अपने वाल खिंचना। बल क्या होंदा है? भावें उस नाल ये गल नहीं कि उस वस्तु की स्थिति बदलती है चाहे नहीं बदलती है। मिसाल के तौर पे इस मैं जे धक्का दे रहा तो इस देखने दे विच आ रहा कि इसकी स्थिति बदल रही है। हुण दूजी उदाहरण दे विच असीं संद नूं जे धक्का दे रहे हैं, इसकी स्थिति बदल नहीं रही है, पर दोवां स्थितियां दे विच असीं अपने वल्लों बल लगाया है। सो बल छोटे शब्दां दे विच बिल्कुल नट एंड शेल दे विच असीं कहांगे बल की है किसी चीज नूं धक्का देना या आपदे वल खिंचना। दूसरे नंबर पे विद्यार्थियों की बल दे नाल की हुंदा है? बल दे नाल की हुंदा है? नंबर 1 दे विच तुसीं पिछली जमातां विच पढ़िया होना कि बल लगाउण ते वस्तु दी स्थिति विच परिवर्तन होता है। भाव कि अगर वस्तु गति दे विच है तो वो विराम विच आ जाती है। मिसाल के तौर पे बस विच असीं जा रही होईए, बस जिहड़ी है गति दे विच है, परंतु ज्यों ही ड्राइवर ब्रेक लगाउंदा है तो वो जो बस है वो विराम अवस्था दे विच आ जाती है। इसे तरीके दे नाल असीं साइकिल ते बैठे होईए, साइकिल विराम अवस्था विच है, पर जिवें ही असीं पैडल मारना शुरू करते हाँ साइकिल गति दे विच आ जाता है। भाव कि बल लाउण दे नाल वस्तु अगर विराम च है तो गति विच आ जाता है, ते अगर वस्तु गति दे विच है वो विराम दे विच आ जाता है। दूसरे नंबर पे बल की करता है विद्यार्थियों? दिशा विच परिवर्तन। भाव कि जदों असीं साइकिल चला रहे होंदे हां, जिवें ही असीं हैंडल नूं मोड़दे हां साइकिल अपनी दिशा बदल लैंदा है। असीं फुटबॉल खेडदे हां, फुटबॉल इस दिशा चों आ रहा, असीं किक मार के उसनूं दूजी दिशा विच भेज दिंदे हां। यानी कि बल दूजे नंबर ते की करता है? दिशा विच परिवर्तन करता है। और तीजे नंबर ते बल की करता है? वस्तु की आकृति या आकार विच परिवर्तन करता है। भाव कि तुसीं कई बार देखिया होना है, असीं रबड़ दी कोई इलास्टिक जिहड़ी चीज़ हुंदी है, जिद्दां इलास्टिक हुंदी है जिहड़ियां जिसनूं आपां खिੱਚਦੇ हां ते ओह की करदी है, उसका आकार वध जाता है। या साधारण तौर पर जिहड़ी रबड़ असीं घरां विच वरतदे हां उसनूं खिੱਚਣ नाल उसदी लंबाई वध जाती है। या फुटबॉल है या गेंद है या हवा नाल भरिया हुआ गुब्बारा है, जदों उसनूं दबाने हां उसका आकार बदल जाता है। भाव कि बल लाउण दे नाल वस्तु की आकृति भाव आकार दे विच भी परिवर्तन आता है, ते बल लगाउण दे नाल स्थिति विच परिवर्तन आता है, दिशा विच परिवर्तन आता है और आकार विच परिवर्तन होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हुण असीं इस अध्याय दे विच जिहड़ा कि साडा अध्याय नंबर 9 है, इस विच असीं बल अते गति दे नियमां बारे विस्तारपूर्वक पढ़ांगे। बल अते गति के नियमां बारे असीं विस्तारपूर्वक इस अध्याय दे विच चर्चा करांगे। तो आओ शुरू करते हाँ। सब तो पहला प्यारे विद्यार्थियों, असीं दो तरह के बलों के बारे समझना है, क्योंकि जदों तक सानू संतुलित जिन्हां बलों की गल कर रहे हैं, संतुलित अते असंतुलित बल
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸਡ ਐਂਡ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਫੋਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਡਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡਸਟਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡਸਟਰ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਡਸਟਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਦਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੇਬਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਸਟਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲ ਪਹਿਲਾ ਬਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਬਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਗੜ ਬਲ। ਔਰ ਇਹ ਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਗੜ ਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਸਤਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਰਗੜ ਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਤਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਰਗੜ ਬਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਨਿਊਟਨ ਬਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜ ਬਲ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਸਤੂ ਇਸ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇਗੀ, ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ, ਗਤੀ ਕਰੇਗੀ? ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰੁਸਤ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਇਸ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲ ਇਸ ਰਗੜ ਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ 10 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਨਿਊਟਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਲ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਨਿਊਟਨ ਬਲ ਦੀ SI ਇਕਾਈ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 10 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਬਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ? ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤਰ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹ 15 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਬਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਸਤੂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਕਰੇਗੀ? ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ
ਗਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲ ਇਸ ਵਾਲੇ ਬਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ असंतुलित बल। भाव कि जदों एक वस्तु ते लगा होया एक पासे जिहड़ा बल है दूजे बल नालों वध हो जाता है। जिवें कि असीं पहली उदाहरण दे विच देखिया सी कि जदों एक किताब दे उत्ते ये डस्टर है रगड़ बल भी काम कर रहा है, जदों तक मेरा लगाया होया बल रगड़ बल नालों घट है या बराबर है उसनूं असीं संतुलित बल कहांगे। जिवें ही मेरा लगाया होया बल रगड़ बल तो ऊपर चला जाता है इसनूं असीं असंतुलित बल कहते हैं। तो असीं एक चीज़ सारियां उदाहरणों को एक सिट्टा कढ़िया है कि असंतुलित बल हमेशा वस्तु की गति करने सहायता करती है। भाव असंतुलित बल तो बिना वस्तु कभी भी गति नहीं करती। तो मैनूं आस है कि इस तुहानूं संतुलित और असंतुलित जो बल है इन्हां बारे पूरा ज्ञान हो गया होवेगा। इस अध्याय के जिहड़े 3 मुख नियम हैं दिते हुए हैं, न्यूटन का गति का पहला नियम, दूजा नियम और तीजा नियम, इन्हां बारे विस्तार पूर्वक पढ़ांगे। तो सब तो पहले असीं शुरू करते हैं न्यूटन का गति का पहला नियम। न्यूटन का गति का पहला नियम भाव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो विद्यार्थियों इस नूं समझण लई असीं 2 मुख उदाहरणों नूं बड़े ध्यान नाल समझांगे। कि मिसाल के तौर पर फर्ज कर लो कि मैं इस टेबल के उत्ते एक गिलास पानी का रख दिंदा और अद्धे घंटे बाद, पर इत्थे शर्त है कि टेबल ते रखे गिलास में कोई भी व्यक्ति बाहरी बल ना लगावे, भाव कि उसमें कोई हिलावे ना। तो जे मैं पूछा कि 1 घंटे बाद की वो गिलास अपनी स्थिति बदल लेगा? जी बिल्कुल, वो गिलास अपनी बिल्कुल स्थिति नहीं बदलेगा, उत्थे का उत्थे रहेगा। जे 1 दिन बाद भी मैं आके देखा गिलास उत्थे रहेगा, 2 दिन बाद भी आके देखा गिलास उत्थे रहेगा। भाव कि जदों तक मैं उस गिलास नूं बल लगा के हिला ना दवां वो गिलास अपनी स्थिति नहीं बदलेगा। भाव कि वस्तु अगर विराम अवस्था दे विच है तो वो विराम अवस्था दे विच ही रहेगी जदों तक असीं उसकी अवस्था परिवर्तन दे लई उसनूं मजबूर ना करिए, भाव कि उस उत्ते कोई बाहरी बल ना लगाइए। दूसरी उदाहरण दे विच प्यारे विद्यार्थियों कि मान लो एक जो कोई भी वस्तु सरल रेखा विच गति कर रही है, जो कि तुसीं पिछले अध्याय दे विच पढ़ के भी आए हो, अध्याय जो है 8वां अध्याय उसमें पढ़ के आए हो कि अगर वस्तु सरल रेखा विच गति कर रही है और असीं ये मान के चलिए, वैसे तो संभव नहीं हो सकता, ये मान के चलिए कि वस्तु और सतह दे विच जो रगड़ बल बिल्कुल नहीं है। सानू पता है कि वस्तु कोई भी वस्तु जदों किसी सतह ते गति करती है तो उसका विरोध कौन करता है? रगड़ बल। पिछले टॉपिक च भी असीं देख चुके हैं। असीं अगर ये मन लईए थोड़े समय में कि रगड़ बल 0 है, 0 हो गया, हालांकि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं, पर मान लीजिए थोड़ी समय में कि रगड़ बल 0 हो गया, तो मैं कहां कि वस्तु सरल रेखा में जा रहा है, रगड़ बल बिल्कुल नहीं है। तो जदों तक असीं उस वस्तु के उत्ते बाहरी बल नहीं लगावांगे, भाव उसनूं रोकण लई बाहरी बल नहीं लगावांगे, कि वो वस्तु सीधा ही चलती जाएगी, सरल रेखा में हमेशा गति करती जाएगी? जी हाँ, कि जदों तक उसनूं उस वस्तु देते होण, क्योंकि उस वस्तु नूं रोकण लई कोई बल सी रगड़ बल, वो असीं ये मन के चलते हैं कि वो रगड़ बल है नहीं। हुण अगर वस्तु गति कर रही है सरल रेखा में, रगड़ बल ना होण दी स्थिति दे विच आज जदों तक असीं उस दे उत्ते होर कोई बाहरी बल नहीं लगा देंदे, वो वस्तु हमेशा सरल रेखा में गति करेगा। भाव पहली उदाहरण दे विच असीं समझिया कि वस्तु यदि विराम अवस्था दे विच है, विराम अवस्था दे विच रहेगी, गति अवस्था दे विच है, गति अवस्था दे विच ही रहेगी। कदों तक? जदों तक असीं उसकी अवस्था बदलण लई उसनूं मजबूर ना कर दईए, भाव कि असीं उसदे उत्ते बाहरी बल ना लगाइए। जिवें असीं बाहरी बल लगावांगे वस्तु गति तो विराम अते विराम तो गति विच हो जाएगी। इसे नूं प्यारे विद्यार्थियों न्यूटन का पहला नियम, गति का पहला नियम कहा जाता है कि संसार दे विच हर एक वस्तु अगर वो विराम दे विच है तो विराम दे विच ही रहना चाहेगी,
ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਗਤੀ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਸਤੂ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਸਤੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਸਥਿਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਰਾਮ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਗਤੀ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਗਤੀ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਗਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੜਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੜਤਾ ਭਾਵ inertia. Newton's first law is also known as law of inertia, ਜੜਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੂਜੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਜੜਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਗਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰਲਾ ਧੜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ? ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਸੀਟ ਤੇ ਉੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ? ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਸ ਅਚਾਨਕ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਟ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੇਠਲਾ ਧੜ ਜੋ ਕਿ ਸੀਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੜਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਸ਼ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟਕਰਾ ਜਾਈਏ। तो इसी तरीके दे नाल प्यारे विद्यार्थियों एक छोटी जी क्रिया दे नाल भी असीं इस जड़ता के नियम को समझण दा प्रयास करांगे, कोशिश करांगे। इहदे लई असीं एक गिलास लैंदे हां, गिलास के उपर एक कार्डबोर्ड किसी भी गत्ते का कोई कार्डबोर्ड इस तरीके दे नाल लै लैंदे हां और उसके ऊपर एक सिक्का या कोई भी कैरम बोर्ड भी इस तरह सडन जर्क लगावांगे, एक बल लगावांगे इस गत्ते के उत्ते उंगल नाल। हुण इस तरह करना देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, असी इस गिलास के उत्ते इस गत्ते नूं रखांगे और उस उत्ते इस किसी कोई सिक्का भी प्रयोग भी कर सकते हैं। इस वेले असी एक कैरम बोर्ड की जी गोटी है उसको असी उस उत्ते रखा है और असी गत्ते के उत्ते बल लगावांगे और तुसीं देखिया भी गत्ता जो है अगे चला जाता है पर जो गोटी है वो इस गिलास के विच चले जाती है। इसका कारण की है कि शुरू दे विच गिलास और उसका गिलास के उत्ते रखा हुआ गत्ता और उस उत्ते रखी हुई गोटी दोनों ही विराम अवस्था दे विच हैं। पर असीं जदों इस गिलास इस गत्ते नूं उंगल नाल इस तरह बल लगाते हैं तो अचानक जो गत्ता है वो गति दे विच आ जाता है, परंतु जड़ता के नियम अनुसार जो ये
ਗੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਤਾ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਔਰ ਇਹ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो इस नाल संबंधित होर भी कई सारी उदाहरण हैं, जिस तरीके दे नाल असीं देखते हाँ विद्यार्थियों कि जदों कोई पक्का फल किसी टाणी नाल लगा होता सी, उस टाणी नूं फड़ के जोर नाल इस तरह जोड़ते हैं तो की हुंदा है वो फल जो है वो नीचे गिर जाता है, या उस नाल लगे हुए सुक्के पत्ते नीचे गिर जाते हैं। उसका भी कारण नहीं है कि टाणी और पत्ते या फल शुरू दे विच सारे ही विराम अवस्था दे विच हुंदे हैं, पर जदों असीं जोर नाल बल लगाने हैं उस टाणी नूं ते पत्ते सुक्के पत्ते या फल वो विराम अवस्था दे विच होण कारण जड़ता के नियम अनुसार फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन गति के पहले नियम अनुसार वो विराम अवस्था दे विच ही रहना चाहते हैं, इस करके वो टाणी दे नालों अड हो जाते। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, न्यूटन दे गति दे पहले नियम नूं असीं चंगी तरह समझ लिया, उस नाल कुछ संबंधित उदाहरणा भी असीं समझ लईआं हन। हुण असीं इस अध्याय के दूजे इंपॉर्टेंट टॉपिक भाव न्यूटन दे गति का दूजा नियम इस नूं असीं समझांगे, परंतु इस न्यूटन दे गति दे दूजे नियम नूं समझण तो पहला सानू एक चीज बारे समझना पड़ेगा जिसनों असीं कहने हैं संवेग। असल च विद्यार्थी संवेग है कि इसनों समझण लई असीं एक दो एग्जाम्पल एक दो उदाहरण समझांगे। मिसाल के तौर पे सड़क उत्ते एक ट्रक जा रहा है और एक साइकिल जा रहा है, दोनों की समान गति है, ते एक बंदा जेकर साइकिल च बजदा है टकराउंदा है और दूसरा बंदा जे ट्रक नाल टकराउंदा है तो किस नूं ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो साधारण तौर पर असीं कह सकते हैं कि जिहड़ा व्यक्ति ट्रक दे नाल टकराएगा उस नूं ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि गति दोनों की बराबर है, परंतु जो पुंज है वो ट्रक का साइकिल दे नालों किते ज़्यादा है। दूसरी गल कि किसी कंध दे विच किसी शीशे दे विच असीं जेकर एक हल्की गेंद रबड़ की गेंद मारते हैं और उसे शीशे के उत्ते एक गोली चलाते हैं, बंदूक की गोली जो चलती है, तो उस नाल दोनों के नाल शीशे को वध नुकसान कौन पहुंचाएगा। इस दे विच भी उत्तर बड़ा साधारण है कि जो गोली है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि भावें दोनों का पुंज लगभग सेम है, परंतु जो गोली की रफ्तार है, जो वेग है, वो बॉल के नालों गेंद के नालों बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इत्थों असीं इन्हां दोनों तिन्नां उदाहरणों तो असीं ये समझते हाँ कि किसी भी वस्तु का प्रभाव दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला वस्तु का पुंज अते दूजा वस्तु का वेग। वस्तु के पुंज नूं असीं आम करके एम नाल लिख दिंदे हां और वस्तु के वेग नूं असीं वी दे नाल लिख दिंदे हां। तो जो संवेग हुंदा है इन्हां दोनों का गुणनफल हुंदा है, भाव संवेग जिसनूं असीं P नाल लिखदे हां ये m गुणा v के बराबर हुंदा है। भाव कि किसी भी वस्तु का संवेग उस वस्तु के पुंज अते उस वस्तु के वेग के गुणनफल के बराबर हुंदा है। तो जेकर असीं इकाई की गल करिए तां प्रवेग की जिहड़ी SI इकाई है उस लई असीं सानूं पता है कि पुंज की SI इकाई की हुंदी है किलोग्राम अते वेग की SI इकाई की हुंदी है मीटर प्रति सेकंड। तो असीं जे दोनों को रला दईए ते प्रवेग की जो संवेग की जो SI इकाई है, संवेग की SI इकाई हो जाएगी विद्यार्थियों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग की SI इकाई की होगी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और ये वस्तु के पुंज ते वेग के गुणनफल के बराबर हुंदा है। तो प्यारे विद्यार्थी उन्हें समझने तो बाद हुण असीं गति के दूजे नियम को समझांगे।
ਗਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਸਤੂ ਵਿਰਾਮ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਗਤੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਗਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਰਾਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਜੋ ਵੇਗ ਹੈ, ਆਰੰਭਿਕ ਵੇਗ ਉਹ u ਹੈ, ਤੇ ਬਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਗ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੇਗ ਜੋ ਬਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਅਗਰ ਬਲ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਗ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵੇਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, v। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜੋ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ t ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਲ ਦੇ t ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵੇਗ u ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, v। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵੇਗ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, m ਗੁਣਾ v ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਵੇਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੰਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਬਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਗਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਗਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਵੇਗ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਵੇਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਬਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਲ F ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਗ P1 ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਗ ਕੀ ਹੈ, P2 ਹੈ, ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, P2 ਘਟਾਓ P1, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਗ ਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੰਵੇਗ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਲ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਗਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵੇਗ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗਣਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਗਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਿਯਮ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਕੋਈ और इसका आरंभिक जो है वेग u है और वस्तु के उत्ते की लगता है विद्यार्थियों, एक बल लगता है, F बल लगता है, कितने समय लिए लगता है विद्यार्थियों, t समय लिए बल लगता है। तो उस दे नाल की होगा वस्तु का जो वेग है वो की हो जाता है, v हो जाता है। फिर तो दोबारा आप समझते हैं, वस्तु है, बल लग गया, कितने समय लिए, t समय लिए बल लग गया, आरंभिक वेग वस्तु का u, अंतिम वेग वस्तु का v। हुण सब तो पहले असीं देखांगे आरंभिक संवेग, वस्तु का आरंभिक संवेग के बराबर होएगा अगर वस्तु का पुंज कितना है विद्यार्थियों, m है, तो आरंभिक संवेग कितना होएगा जी, m गुणा u, कितना होएगा m गुणा u। इसी तरीके दे नाल अंतिम संवेग बाद विच जिहड़ा संवेग है वो कितना होएगा, m गुणा v, क्योंकि असीं पढ़िया है कि जो संवेग है वो पुंज ते वेग दा की हुंदा है, गुणनफल हुंदा है। हुण दोनां दे विच जिहड़ा अंतर आया, परिवर्तन आया, वो कितना होएगा प्यारे विद्यार्थियों, p2 घटाओ p1 भाग mv घटाओ mu। दोनों विचों असीं m साझा कर सकते हैं, तो p2 घटाओ p1 बराबर है v घटाओ
u। ਹੁਣ ਅਸੀਂ परिभाषा ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸੰਵੇਗ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਬਲ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵਸਤੂ ਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸੰਵੇਗ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ। मैं दोबारा बोलता हूं, वस्तु के संवेग का परिवर्तन। और न्यूटन का दूजा नियम की कहता है कि वस्तु के उत्ते लगा हुआ बल F सीधा अनुपाती होता किसका, संवेग के परिवर्तन की दर। हुण जिसले असीं दर शब्द वरतना है तो असीं थल्ले की लगा देना विद्यार्थियों, टी लगा देना। इत्थे तक सानू सारे समझ आ गया है। मैं दोबारा बोलांगा, F सीधा अनुपाती है, M ब्रैकेट चो बाहर कट लिया, V घटाओ U बटे T। हुण ध्यान नाल अगर देखिए विद्यार्थियों तो ये की है, जेकर ध्यान नाल देखिए ये की है, वेग विच परिवर्तन बटा समा। असीं पढ़िया है छोटियां क्लासां दे विच, इस तो पहले वाले अध्याय विच असीं पढ़ के आए हैं कि वेग दे विच जो परिवर्तन हुंदा है बटा समा की हुंदा है, प्रवेग, एक्सेलरेशन जिसको असीं इंग्लिश च बोलते हैं। भाव v घटाओ u बटे t बराबर की बराबर होता है a प्रवेग। वेग विच परिवर्तन की दर को जिसको ਅਸੀਂ बोलते हैं प्रवेग बोलते हैं, a के बराबर है। तो प्यारे विद्यार्थियों इत्थों की आ जाता है f सीधा अनुपाती m गुणा a। हुण प्यारे विद्यार्थियों इत्थे निशान किहड़ा है, सीधा अनुपाती का। और सानू पता है कि जदों असीं सीधे अनुपाती के निशान को हटाना हो सानू हमेशा की लगाना पैंदा है, एक स्थिरांक लगाना पैंदा है। तो प्यारे विद्यार्थियों स्थिर असीं लगाता के m गुणा a, के गुणा m गुणा a। हुण प्यारे विद्यार्थियों अगर असीं वस्तु का m की वस्तु का पुंज है, अगर असीं वस्तु का पुंज 1 किलोग्राम लेंदे हैं, वस्तु का प्रवेग 1 मीटर प्रति सेकंड लेंदे हैं, अते वस्तु का दे उत्ते लग्या होया बल अगर असीं 1 न्यूटन लेने हैं, भाव असीं सारियां इकाइयां काहदे विच लईआं हन, SI यूनिट विच लईआं हन, तां उत्थों की आ जाएगा 1 बराबर k गुणा 1 भाव k बराबर 1। k का कितना मान आ गया 1। परंतु ये कदों है जदों असीं सारियां इकाइयां काहदे विच लईआं हन, SI, सारियां SI इकाइयां लईआं हन, तो k का मान कितना होएगा 1। तो इहदे अनुसार अगर इत्थे 1 भर दिंदे हां ते f का बराबर की आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, f बराबर k 1 आ गया है m गुणा a भाव f बराबर m गुणा a। ये प्यारे विद्यार्थियों ये जो फार्मूला है f बल, f की है वस्तु ते लग्या होया बल, m की है वस्तु का पुंज, a की है वस्तु का प्रवेग। इस तो सिद्ध होता है कि न्यूटन का दूजा नियम मैथमेटिकल फॉर्म च भाव सूत्रीकरण रूप दे विच, सूत्र दे रूप दे विच की हुंदा है f बराबर m गुणा a भाव लग्या होया बल उस दे पुंज अते प्रवेग दा दे गुणनफल दा दे बराबर हुंदा है। तो इस फार्मूले नाल असीं कई सारे सवाल जिहड़े है वो प्यारे विद्यार्थी हल कर सकते हैं। भाव कि अगर सानू वस्तु ते लगा होया बल पता है, वस्तु का पुंज पता है, असीं वस्तु का प्रवेग कर सकते हैं। अगर वस्तु का पुंज पता है, प्रवेग पता है, तो असीं वस्तु का दे उत्ते लगा होया बल कर सकते हैं। तो इस फार्मूले नाल इस अध्याय के अंत दे विच जिहड़े प्रश्न दिते हुए न्यूमेरिकल सवाल दिते हुए हैं वो हल किए जा सकते हैं।